तो जब पूरी दुनिया में नए साल शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। ये भूकंप इकलौता नहीं था, इसके साथ साथ कई सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक देखने को मिले। टोटल 155 से ज़्यादा अर्थक्वेक सिर्फ एक दिन के अंदर आए। इसकी वजह से समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहरें उठीं और जापान की वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान की मीटीओरोलॉजिकल एजेंसी ने बड़ी सुनामी की वार्निंग भी इशू किया था। हालांकि इस वार्निंग को डाउनग्रेड कर दिया गया था, लेकिन भूकंप से ही बहुत से सब्सटेंशियल डैमेज हो गए। दर्जनों बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो गई, हजारों घरों में बिजली चली गई, कई जगह आग की लपटों में घिर गए और 2 जनवरी को करीब 55 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का कहना है कि ये सिचुएशन एक बैटल अगेंस्ट टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए हैं और जल्द से जल्द कोशिश करी जा रही है फंसे हुए लोगों को बचाने की। लेकिन 2 जनवरी को एक और अनफॉर्चुनेट हादसा देखने को मिलता है। इस देश में जापान एयरलाइंस का एयरप्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट से जाकर टकरा जाती है और दोनों प्लेन आग की लपटों में घिर जाते हैं। जापान कोस्ट गार्ड का ये एरोप्लेन अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। दूसरे प्लेन में अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग बैठे थे वो सेफली एवैक्यूट कर लिए जाते हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 5-6 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 29 साल के प्लेन कैप्टन इकलौते जो जिंदा बचकर निकल जाते हैं। 2 बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं, तो ये कि जब जापान में ही इतने सारे सुनामी और अर्थक्वेक्स क्यों देखने को मिल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि जापान इन डिजास्टर से कैसे डील करे, क्योंकि यही अर्थक्वेक अगर किसी और देश में आ गए होते तो शायद हजारों की संख्या में लोग मारे जाते। जापान में डेथ टोल 100 से भी नीचे है। एज ऑफ नाउ कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन चीज़ों से। हाल ही में आए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक्स नोटोपे पेनिनसुला अर्थक्वेक नाम दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप नक्शे पर देख सकते हो। पेनिनसुला क्या होता है ये अपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। कोई भी ज़मीन जिसके 3 तरफ पानी मौजूद हो। इस अर्थक्वेक को एपिक सेंटर नक्शे पर लोकेटेड था। सबसे ऊपर था वेस्ट साइड में मौजूद को जापान टोक्यो से करीब 500 किलोमीटर दूर है। ये एरिया फिर भी टोक्यो तक में अर्थक्वेक को फील किया गया है। अब मेरा पहला सवाल है कि जापान में ही इतने अर्थक्वेक्स क्यों देखने को मिलते हैं। इसका जवाब है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं? पृथ्वी के सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट में ऑफ मेटल से बनती है। धरती के कोर में मौजूद हीट जनरेट हो रही है, रिलीज कन्वेक्शन करंट्स निकलते हैं, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे हिलती रहती है। तो ये 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो बहुत धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। साल भर साल जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो जो देश के एरिया हैं दुनिया के इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर लाया करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और जापान देश की ख़ास बात यह है कि वो एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पर 4 अलग इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही हैं। पैसिफिक प्लेट, पिन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ा कारण है जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पैसिफिक प्लेट की अपनी एक खास बात है, ये ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग को फायर करके बुलाते हैं, क्योंकि दुनिया में यहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा वोल्केनोज भी यहाँ देखने को मिलते हैं।
कुछ हद तक यही चीज़ बाकी प्लेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जो देश इनकी बाउंड्रीज पर मौजूद हैं वहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। जैसे कि आप इंडिया के ऊपर की बाउंड्रीज को देखेंगे तो उसमें यूरेशियन प्लेट्स की बाउंड्री देखेंगे, ये नेपाल के पास से होकर गुजरती है। यहाँ पर हिमालयन पहाड़ियाँ हैं। नेपाल में बड़े भयानक अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो अर्थक्वेक्स आते हैं दिल्ली में या उसके आसपास में, उनके मोस्ट प्लेट्स में एपिक सेंटर जो होता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में मौजूद होता है। इसे आप कंपेयर करो तो ऑस्ट्रेलिया और रशिया और यूरोप जैसे रीजन्स से जहाँ रियरली कोई अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। आखिर बार आपने कब सुना था कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भयानक भूकंप के बारे में? ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई अर्थक्वेक्स नहीं आते हैं, पर आपने ऐसा बहुत रेयरली केस में होता है कि ऑस्ट्रेलिया में भूकंप आए। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो रीजन मौजूद होते हैं वहाँ भूकंप की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, और जहाँ भूकंप आते भी हैं तो उतने खतरनाक नहीं होते। और उनके पीछे कारण ये है कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी छोटी छोटी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। कई बारी जब ये बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स भी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो उसका असर बीच में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मेन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से किस तरीके से टकरा कर निकलती हैं उसके बेसिस पर अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज बन सकती है। जैसे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब एक प्लेट्स टकरा कर दूसरी के नीचे चली जाती है, या डाइवर्जेंट बाउंड्री जहाँ पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाती है, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब पैरेलली दो प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं। इनमें से डाइवर्जेंट रेस जब मूव करती है, इनमें से कन्वर्जेंट रेस एंड ट्रांसफॉर्मर वाली रेस से सबसे भयानक भूकंप आता है। और जो पैसिफिक प्लेट्स है उसकी बाउंड्री ये कन्वर्जेंट बाउंड्री भी है, और उसमें भी स्पेसिफिक टाइप सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन में सबसे ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की कोलिजन्स में एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टकराती है वो दूसरे के नीचे चली जाती है, मेंटल के अंदर चली जाती है। और ऐसा जब होता है तो समुद्र में एक गड्ढा सा बन जाता है दोनों प्लेट्स की बाउंड्रीज में, जिसको ट्रेंच कहा जाता है। समुद्र के अंदर ये ट्रेंचेस समुद्र के अक्सर सबसे गहरे हिस्से में होती है। अपने आसपास के सी बेड से 3 से 4 किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। धरती का जो डीपेस्ट समुद्र के अंदर है मारिया ट्रेंच, वो भी एक ट्रेंच है जो 10.9 किलोमीटर नीचे तक जाता है। मारियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप जो है डीपेस्ट पॉइंट है उसका समुद्र का। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक चीज जिसके बारे में आप शायद ना जानते हो वो ये है कि जापान देश के बगल में भी एक बहुत बड़ा ट्रेंच मौजूद है जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है। यहाँ पर भी समुंदर 8.4 किलोमीटर गहरा है। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो इतने गहरे समुद्र के इतने पास लोकेटेड हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर समुद्र की डेप्थ कितनी है, जितना लाइट कलर है उतना समुद्र की डेप्थ उतनी ही कम है। जितना डार्क कलर होगा उतनी ही समुद्र के अंदर उसकी डेप्थ गहरी होगी। समुद्र ज़्यादातर देशों के आसपास देखो तो इंडिया के कोस्ट लाइन्स हैं, अफ्रीका की कोस्ट लाइन्स है, साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन्स है। सबसे लाइट कलर मौजूद होता है, लेकिन जापान के पास इतना बड़ा डार्क एरिया मौजूद है। ये होता है जापान ट्रेंच, और उसके ऊपर से गुजरता है हमारा इमाइनरी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ इतने भयानक भूकंप आते हैं, यहाँ इतना गहरा समुद्र मौजूद है, यहाँ पर वॉल्केनो मौजूद है, यहाँ पर वॉल्केनो की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसी की वजह से सुनामी अगर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो वो जापान में।
देखने को मिलती है। जापान की कोस्टलाइन फ्रेंच के बहुत करीब है। इसका मतलब है सुनामी वेव्स को बहुत कम से कम डिस्टेंस में ट्रैवल करना पड़ता है और वार्निंग के लिए भी ज़्यादा समय नहीं रहता है। इसी रीज़न से सबसे ज़्यादा खतरा जापान को ही होता है सुनामी से। इनफैक्ट सुनामी शब्द है ये भी जापानीज देश से ही आया है। सू का मतलब है हार्बर, नामी का मतलब है वेव और ये एक बंदरगाह है जो कि ये बंदरगाह है। तो जापान में इतने सुनामीज देखने को मिलते हैं जितने कहीं और नहीं देखने को मिलते हैं। जापान की सुनामी की खबरें जब पूरी दुनिया में फैली तब सुनामी वर्ड पॉपुलर हो गया। ये नाम वहीं से लोगों को मिला और वो इस शब्द को इस्तेमाल करने लगे। दुनिया के अप्रॉक्सीमेटली 90% स्पेसिफिक रिंग और फायर में ही होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 75% वोल्केनोज भी यहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी ही ऐसी है। इतिहास में हमेशा से जापान डेंजर जोन में ही रहा है, लेकिन शायद इसी की वजह से जापान सबसे आगे भी रहा है। भूकंप और सुनामी के डिजास्टर को डैमेज करके कंट्रोल करने में भी एग्जैक्टली यहाँ ही जापान में ही बनाई गई है। बिल्डिंग्स को बड़े ही स्ट्रिक्ट भूकंप को प्रूफ करने के लिए स्टैंडर्ड को बीट करना पड़ता है। इनके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे लोवेस्ट है ताइशीन स्टैंडर्ड। इसमें बताया गया है कि मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ये बिल्डिंग्स के पिलर बीम्स हाइट वॉल थिकनेस में होती है, जिसमें अर्थक्वेक आए तो उससे बिल्डिंग्स हिले ना और रेजिस्ट कर पाए उसे रोकने के लिए। दूसरा है सर्शियन स्टैंडर्ड्स। उस ऊंची बिल्डिंगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जहां पर इन्हें कहा जाता है कि डैम्पर लगाओ जिससे भूकंप की एनर्जी को ऑब्जर्व किया जा सके। मतलब बिल्डिंग की जो थिकनेस है वो खड़ी हुई हो और उसके नीचे बड़े और मोटे रबर के मैट्स लगाए जाते हैं। रबर के मैट्स भूकंप की वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इससे भी स्ट्रिक्ट एक तीसरा स्टैंडर्ड है इनका। ये स्टैंडर्ड इनका एडवांस स्टैंडर्ड है महसिन स्टैंडर्ड, जिसमें बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से आइसोलेट कर दिया जाता है। लीड, स्टील और रबर की अलग अलग लेयर्स लगाई जाती हैं ताकि बिल्डिंग्स बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हिले ना। ग्राउंड के कंपैरिजन में ग्राउंड हिल रहा हो तो बिल्डिंग स्टेबल रहे। टोक्यो शहर में मौजूद आइकॉनिक टावर, इसमें कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए हैं। ढेर सारी पेड़ों की प्लांटेशन करना सुनामी की ताकत को रोकने के लिए लोस्टर डाइक्स बनाई हैं। बड़ी लंबी लंबी पत्थरों की ये बनी होती हैं। ये चीज़ें, ये डाइक्स काफ़ी महंगी होती हैं। सुनामी का इम्पैक्ट कम करने में सक्सेसफुल रहती है। इसके अलावा सुनामी एवैक्यूएशन टावर बनाए गए हैं जिन जगहों पर बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत बड़ा रिस्क होता है। सुनामी आने का एवैक्यूएशन का टाइम नहीं है तो लोग इन टावर्स में चले जाते हैं। अगर एक हाई पेंट पॉइंट पर पहुंचकर सुनामी से बचते हैं तो इन्होंने अपने वार्निंग सिस्टम्स को भी इसी तरह से इम्प्रूव किया है। इवैक्यूएशन ड्रिल की जाती है। लोकल लोगों को रेगुलर ड्रिल्स कराई जाती हैं कि सुनामी के केस में क्या करना है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, प्रिपेयर करना है उनको। और फाइनली इन्होंने समुद्र के पास दीवार बनाई है, सी वॉल्स। जापान के 22,000 मील्स लंबी कोस्टलाइन है जिसका 40% हिस्सा सिर्फ कंक्रीट सी वॉल से घिरा हुआ है। लेकिन ये दीवारें अनफॉर्चुनेटली हमेशा काम नहीं करती, जैसे कि 2010 में हुआ। यह सुनामी जिस भूकंप की वजह से आया था, जापान के इतिहास का पावरफुल अर्थक्वेक था और इसी सुनामी की वजह से फुकुशिमा डिजास्टर देखने को मिला। न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज हो गए जिसकी वजह से रेडिएशन लीक हुई। पूरे पैसिफिक ओशियन के ऊपर फैली 2011 को
का भूकंप और सुनामी जापान के इतिहास में बेहद खतरनाक रहा था। करीब 20,000 लोग मारे गए, जिसके बाद इनकी सरकार ने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत स्ट्रिक्ट बनाया। थैंकफुली इस साल डिजास्टर इतना खतरनाक और जानलेवा नहीं निकला। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।